नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। टाइम्स ऑफ भारत के मॉर्निंग बुलेटिन में न्यूज उदय लेकर हाजिर हूं। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे। खबरें आपके काम की भी होंगी। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। पीएम मोदी आज 18वें भारत आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी, कोरोना महामारी, व्यापार, शिक्षा की प्रगति समीक्षा होगी। पीएम मोदी ने 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। पीएम ने फ्री, ओपन और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम। पूरा चीन और पाकिस्तान जद में। चालबाज चीन का रवैया देख भारत ने दिखाया कड़ा तेवर। लैंड बाउंड्री कानून को बताया मनमाना और चिंताजनक। पठानकोट में पाकिस्तानी नाव मिलने से हड़कंप। खुफिया एजेंसियां सतर्क, सर्च ऑपरेशन चलाया। स्टेट ऑपरेशन सेल ने पठानकोट से जासूसी के आरोप में एक व्यक्ति को दबोचा। पंजाब चुनाव को लेकर चंडीगढ़ में बीजेपी की आज बड़ी बैठक। बीजेपी के पंजाब चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत, सह प्रभारी हरदीप सिंह पुरी, मीनाक्षी लेखी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। अमित शाह से मिलने दिल्ली आएंगे अमरिंदर सिंह। किसान आंदोलन पर होगी बातचीत। अमरिंदर सिंह कृषि विशेषज्ञों के एक गैर राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। पंजाब चुनाव को लेकर आपने कसी कमर। 2 दिन बाद पंजाब दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। किसान से करेंगे संवाद, कारोबारियों से होगी बातचीत। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। अगले 1 महीने में 3 बार यूपी का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कल लखनऊ में राजनीतिक कार्यक्रम। गोवा विधानसभा को लेकर हलचल तेज। आज से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का 5 दिन का गोवा दौरा। मुंबई पुलिस करेगी समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच। 4 अफसरों की बनी टीम। नवाब मलिक के लगाए गए आरोपों की जांच होगी। एनसीबी की टीम ने बुधवार को समीर वानखेड़े से की 4 घंटे पूछताछ। फिलहाल बने रहेंगे जांच अधिकारी। आर्यन खान की जमानत पर आज फिर होगी सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार सिंह एनसीबी की तरफ से दलीलें पेश करेंगे। राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी का अजीबोगरीब बयान। कहा, ड्रग्स कम करता है जिंदगी का दर्द। शराब और गुटखे की तरह हो इस्तेमाल की इजाजत। यूपी पुलिस ने T20 वर्ल्ड कप मैच में पाक टीम की जीत का जश्न मनाने पर 7 लोगों को किया गिरफ्तार। 5 जिलों से हुई गिरफ्तारी। पाकिस्तान में इमरान सरकार और टीएलपी में भिड़ंत। 1 पुलिसकर्मी समेत 5 की मौत। इस्लामाबाद छावनी में तब्दील। इमरान खान की भीख मांगना आया काम। सऊदी अरब के कंगाल पाकिस्तान की झोली में डाले 3 अरब डॉलर। शोएब अख्तर ने बीच में छोड़ा टेलीविजन का लाइव शो। रावलपिंडी एक्सप्रेस ने ट्वीट कर एंकर पर लगाया बुरा बर्ताव करने का आरोप। अफगानिस्तान में भुखमरी के कारण लोग बेटियों को बेचने में मजबूर। संयुक्त राष्ट्र ने दी खाद्य संकट की चेतावनी। सूडान की राजधानी में लोकतंत्र समर्थकों का प्रदर्शन। सेना ने 2 दिनों पहले कर लिया देश पर कब्जा। महाराष्ट्र में किसानों को लोन दिलाने में मदद करेंगे कर्ज मित्र। नहीं होगी कोई परेशानी और जल्द मिलेगा पैसा। महाराष्ट्र सरकार की विशेष पहल। क्रिप्टो करेंसी बैन पर नरम पड़ सकती है सरकार। आरबीआई और सेबी के बीच रेगुलेट करने पर चर्चा। सूत्रों से मिली जानकारी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 26AS फॉर्म में किया बदलाव। फेसलेस डिजिटल टैक्स कलेक्शन में मिलेगी मदद। अब दुकान से भी खरीद सकेंगे छोटे एलपीजी सिलेंडर। केंद्र सरकार छोटे एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री को मंजूरी दे सकती है। भगवान बुद्ध की नगरी के दर्शन कराएगा रेलवे। आईआरसीटीसी लेकर आया है 7,560 रुपए में प्रति व्यक्ति 8 दिन और 7 रात का स्पेशल पैकेज। T20 वर्ल्ड कप में भारत की हार पर पाकिस्तान का समर्थन करने वालों के खिलाफ यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। बताइए, इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को नामजद किया है और यूपी के अलग अलग जिलों में पाकिस्तान के समर्थन में आए लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।
इनके खिलाफ देशद्रोह के तहत केस चलेगा और बताया जा रहा है कि आगरा में 3, बरेली में भी 3 और लखनऊ में एक शख्स को पुलिस ने नामजद किया है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर उस समय विवादों में घिर गए जब उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम से बाहर निकलकर क्रिकेट विश्लेषक के रूप में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल लाइव शो के दौरान शोएब अख्तर पीटीवी पर शो के मेजबान द्वारा सेट छोड़ने के लिए उन्हें कहा गया, जिसके बाद में वहीं अपनी माइक उन्होंने उतारी और स्टूडियो से वो बाहर चले गए। I'm resigning from PTV और जिस तरह मेरे साथ नेशनल टीवी पे बिहेव किया गया, I don't think I should be sitting here right now. So I'm resigning. Thank you. T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से ही पाकिस्तानी टीम चर्चा का विषय बनी हुई है। जब से पाकिस्तान ने T20 में भारत को हराया, उसके बाद से ही पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स लगातार टीवी पर देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर के साथ पाकिस्तानी टीवी पर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने लाइव ही अपना इस्तीफा सौंप दिया। शोएब ने कहा कि मेरे साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। सबसे पहले सुनिए लाइव टीवी डिबेट में अपना इस्तीफा देते हुए शोएब ने क्या कहा। Let's move forward here. You just give your answer. Okay, David, how do you see? Here comes the big one. A lot of apologies, guys. A lot of apologies. I'm resigning from PTV और जिस तरह मेरे साथ नेशनल टीवी पे बिहेव किया गया, I don't think I should be sitting here right now. So I'm resigning. Thank you very much. अब समझिए आखिर शोएब ने ऐसा क्यों किया। पाकिस्तान के पीटीवी पर शोएब अख्तर अन्य कई पूर्व क्रिकेटर्स के साथ डिबेट में हिस्सा ले रहे थे। इस बहस में शोएब अख्तर, विवियन रिचर्ड्स, सना मीर के अलावा कई अन्य पूर्व क्रिकेटर मौजूद रहे, जबकि शो की मेजबानी मशहूर एंकर डॉक्टर नोमान कर रहे थे। इसी दौरान डॉक्टर नोमान ने कुछ ऐसा कहा जिस पर शोएब अख्तर बुरा मान गए और बाद में पीटीवी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। You're being a little rude, so I don't want to say that. If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. So let's. Okay, Sana. So would you mind telling me that? Pakistan, No. Excuse me. We take a break. We'll be right back. Game on. एक बार फिर सुनिए किस तरह शो के होस्ट ने शोएब को ऑन एयर शो से जाने के लिए कह दिया। You're being a little rude, so I don't want to say that. If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. So let's. Okay, Sana. So would you mind telling me that? Pakistan, No. Excuse me. We take a break. We'll be right back. Game on. शाहीन शाह अफरीदी हारिफ रऊफ को लेकर कुछ पॉइंट रख रहे थे। इसी बीच डॉक्टर नोमान ने शोएब अख्तर से कहा कि आप कुछ बेरुखी से बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। इसी के बाद शोएब अख्तर ने कहा कि इस बात को यही खत्म करें। मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कह रहा था, जो मुद्दा था उस पर बात कर रहा था। लेकिन इसके बाद शोएब अख्तर नहीं रुके और उन्होंने लाइव टीवी पर ही अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। Thank you very much. और अब देखिए आपके राज्यों की बड़ी खबरें। यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले अब सभी पार्टियां यहां पूरा जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार प्रदेश को मथने में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर यूपी पहुंचेंगे। अपने 2 दिवसीय यूपी दौरे के दौरान अमित शाह सूबे की चुनावी नब्ज टटोलेंगे। पीएम मोदी ने पूर्वांचल में चुनावी अभियान को धार दी, तो अमित शाह अवध में बीजेपी के सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद करेंगे। अमित शाह 29 अक्टूबर को लखनऊ पहुंचेंगे, जहां वो दिन में डेरा जमाकर पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह पार्टी की चुनावी तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान संगठन के पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे, साथ ही जनप्रतिनिधियों से मिलकर पूरे प्रदेश का फीडबैक भी लेंगे। आने वाले 30 दिनों में अमित शाह यूपी के 3 दौरे प्रस्तावित करेंगे। 29 अक्टूबर को अपने दौरे के बाद अमित शाह वाराणसी में 13 और 14 नवंबर को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
इसके बाद अमित शाह 22 नवंबर को लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। गोवा में होने वाले चुनावों के लिए टीएमसी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज गोवा के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगी। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा के लिए चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने वाले हैं। इससे पहले ममता का ये दौरा होने जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि ममता बनर्जी गोवा में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगी और चुनावी रणनीति तैयार करेंगी। तृणमूल कांग्रेस इस साल की शुरुआत में बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी शानदार जीत के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी शासित गोवा और त्रिपुरा में पैठ बनाने में लगी है। जानकारी के मुताबिक गोवा में ममता बनर्जी छोटे दलों के साथ गठबंधन कर सकती हैं और इस सिलसिले में वो यहाँ के छोटे दलों के नेताओं के साथ मुलाकात भी कर सकती हैं। ममता के इस दौरे से पहले हाल में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लुई जिन्हो फलेरो ने अपने समर्थक नेताओं के साथ कोलकाता में आकर टीएमसी का दामन थाम लिया था। गोवा की और भी कई नेता हाल में टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। पंजाब के पठानकोट में भारत पाकिस्तान सीमा के पास पाकिस्तानी नाव मिली है। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इसकी सूचना मिलते ही खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गयीं। साथ पुलिस और अन्य खुफिया एजेंसियां मामले की जांच में जुट गयीं। फिलहाल पठानकोट पुलिस ने नाव की तलाशी लेकर उसे कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार नाव पर किसी तरह का कोई निशान नहीं है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। नाव मिलने के बाद पठानकोट पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने आसपास के एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि इस सर्च ऑपरेशन में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बताया कि बुधवार दोपहर 12 बजे के करीब सीमा सुरक्षा बल ने सूचना दी थी कि तरनाह नाले के जरिए एक पाकिस्तानी नाव भारतीय सीमा में पहुंची है, जो बहाव में बहकर 45 मीटर तक अंदर आ गई। नाव पठानकोट के बमियाल सेक्टर की सिंबल स्कूल पोस्ट के पास पहुंची थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक नाव को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। कोरोना के मामले में बाकी राज्यों की तुलना में केरल की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। राज्य में लगातार दूसरे दिन 9000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9445 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान संक्रमण से 93 लोगों की मौत हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 79,100 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। केरल में 6,723 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। राहत की बात यह है कि केरल ने अभी भी अपनी टेस्टिंग कम नहीं की। वहीं बेंगलुरु में कोरोना वायरस के डेल्टा A वाई 4.2 वेरिएंट के 3 नए मामले सामने आने के बाद कुल संख्या 7 हो गई। ये वेरिएंट दूसरे कुछ देशों में तेजी से फैल रहा है। इस वेरिएंट के 3 मामले बेंगलुरु से हैं, जबकि 4 राज्य के अलग अलग हिस्सों में सामने आए हैं। इस वेरिएंट के मामले बढ़ने के बाद सरकार विदेश से राज्य में आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले की RT-PCR जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य करने जा रही है। जांच रिपोर्ट को एयर सुविधा नामक ऐप पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा क्वारंटीन रहने जैसी कोई पाबंदी नहीं होगी। राजस्थान के दौसा जिले में स्कूली छात्रा के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है। 16 वर्षीय एक स्कूली छात्रा 25 अक्टूबर को अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी, जिसके बाद वो स्कूल नहीं पहुंची। इसका पता स्कूल की टीचर को तब चला जब छात्रा के पिता ने उसके पास अपनी बच्ची के बारे में जानने के लिए फोन किया। बच्ची के गायब होने के बाद उसके परिवार वालों ने उसकी तलाशी शुरू की। कई घंटों की तलाश के बाद छात्रा घर वालों की मिली, जिसके बाद उसने अपने घर वालों को आपबीती सुनाई। क्षेत्र विशेष में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें एक बालिका द्वारा नामजद व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। उसमें मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है और जो भी अनुसंधान के जो भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जल्दी मुकदमे का खुलासा करेंगे। इस पूरी घटना के बाद पीड़िता के पिता मंडावरी थाने पहुंचे और मुकदमा दर्ज कराया। पूरे मामले की जांच लालसोट डीएसपी शंकर लाल मीणा कर रहे हैं। वहीं पीड़िता का मेडिकल करा दिया गया। यह पूरा घटनाक्रम 25 अक्टूबर को बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दोनों आरोपी दूर हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो आपके काम की है। रेल यात्रियों को भगवान बुद्ध की नगरी के दर्शन कराने के लिए IRCTC एक नया टूर पैकेज लेकर आया है। ये टूर पैकेज 8 दिन और 7 रात का है। ये पैकेज 7,560 रुपए प्रति यात्री से शुरू होगा। स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ बुद्धा का सफर कराने वाली ट्रेन भगवान बुद्ध की सभी महत्वपूर्ण नगरी जैसे कि बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी और कुशीनगर के दर्शन कराएगी। जिन स्टेशनों पर ट्रेन रुकेगी, यानी कि जहां से यात्री बोर्डिंग या डीबोर्डिंग कर सकते हैं,
उनमें से अकोला, बडनेरा, धामनगांव, वर्धा, नागपुर, बैतूल और इटारसी के नाम हैं। इन ट्रेन को भारत दर्शन टूरिस्ट ट्रेन के नाम से पुकारा जाएगा। इस टूर में यात्रियों को ट्रेन, बस, खाना, गाइड या एस्कॉर्ट और इंश्योरेंस की सुविधाएं मिलेंगी। ये ट्रेन महाराष्ट्र के अकोला से चलेगी, जिसमें स्लीपर और 3 टियर AC डिब्बे लगे होंगे। 23 जनवरी 2022 से ये ट्रेन शुरू होकर 30 जनवरी तक अपनी यात्रा पूरी कर लेगी। आपके घर में मौजूद टीवी, फ्रिज, कूलर या AC कितने यूनिट बिजली खपत करते हैं? अगर आपको नहीं पता तो ये खबर आपके काम की है। अक्सर बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का बिल देखकर परेशानी होती है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि इस महीने इतना बिजली का बिल क्यों आया। तो इसका आसान तरीका हम आपको बताते हैं। मान लीजिए एक दिन में आपके घर में लगे सभी उपकरण से बिजली का खर्च 15,000 वॉट होता है। इसमें 1,000 का भाग दें तो रिजल्ट 15 आएगा, यानी कि एक दिन में आपके घर में 15 यूनिट बिजली खर्च होती है। पूरे महीने के हिसाब से ये 450 यूनिट हुआ। आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी, इसी आधार पर बिजली बिल का रेट तय होता है। 450 यूनिट के हिसाब से ग्रामीण इलाके का बिजली का बिल 2,000 रुपए के आसपास और शहरी क्षेत्र के लिए लगभग 2,500 रुपए होगा। इसमें फिक्स चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जोड़ते हुए बिल तैयार होता है। हाल के समय में साइबर धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है। फ्रॉड करने वाले खुद को कंपनी का कार्यकारी बताते हैं और KYC फॉर्म को अपडेट करने के बहाने ग्राहक को फोन करते हैं। इसके बाद ग्राहक से बैंक डिटेल मांगते हैं और फ्रॉड हो जाता है। इस धोखाधड़ी से बचने के लिए फोन, SMS या ईमेल पर कभी भी कोई वित्तीय या व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपकी ग्राहक ID, आपका MPIN, आपका OTP शेयर न करें। किसी अविश्वसनीय स्रोत से भेजे गए किसी भी SMS में दिए गए निर्देशों का पालन न करें। ऐसे SMS तुरंत डिलीट करें। संदिग्ध वेबसाइट और ऐप न खोलें और न ही ऐसी साइटों पर अविश्वसनीय ऑफर के लिए जाएं। UPI ऐप होने का दावा करने वाले अनजान ऐप के साथ अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी साझा न करें। इन बातों का ख्याल रखकर आप ऑनलाइन धोखाधड़ी से खुद को बचा सकते हैं। किसानों को आसानी से और बिना किसी परेशानी के लोन मिल सके, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने कर्ज मित्र नियुक्त करने का फैसला किया है। ये निर्णय तब लिया गया जब राज्य में कृषि लोन वितरण में एक ठहराव देखने को मिल रहा है। अधिक से अधिक किसानों को लोन मिल सके, इसी मकसद से कर्ज मित्र की नियुक्ति की जा रही है। ये कागजी कार्रवाई को पूरी करने में किसानों की मदद करेंगे। कर्ज मित्र नियुक्त करने की शुरुआत पुणे से हुई है। यहाँ पर जिला परिषद ने छोटे और लंबी अवधि के लिए किसानों को लोन मुहैया कराने के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्थापना की है। यहाँ पर लोन लेने के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई को पूरा किया जाता है। इससे किसानों को कम समय में लोन हासिल करने में आसानी होती है। लोन लेने में किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। काफी संख्या में किसानों ने बैंकों के खिलाफ शिकायत भी की थी। साथ ही लोन वितरण में भारी कमी आने के बाद सरकार ने समाधान की तलाश की और निर्णय हुआ कि कर्ज मित्र को नियुक्त किया जाए। अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपकी तनख्वाह से PF खाते यानी सरकारी सेविंग स्कीम प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा हो रहा है, तो संभव है कि आपको ये पता होगा कि आपके अपने PF अकाउंट में ई-नॉमिनेशन कर लेना है। आपको अपने PF अकाउंट में जमा हो रहे फंड का एक नॉमिनी चुनना होता है, जिसके तहत आपके न होने की स्थिति में ये पैसा उसे मिलता है। तो ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना नॉमिनी किसी को नहीं चुना है, तो अब घर बैठे ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी तय कर सकते हैं। PF खाते में नॉमिनी का नाम भरने का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन अगर अब तक आपने अपने नॉमिनी का नाम नहीं भरा है, तो उसके लिए EPFO ने ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर मुसलमानों की बेरहमी से पिटाई का एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है और पिटाई करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक पुलिसकर्मी है, पुलिस वाला है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वीडियो यूपी का है और T20 मैच में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले मुस्लिम समाज के लोगों को पुलिस ने इस तरह से पीटा। क्या है इस पूरे वीडियो की हकीकत, फैक्ट चेक के इस खास सेगमेंट में देखिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मुसलमान समाज के लोगों पर पुलिस के जवान लाठी चार्ज करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में लोग सड़क पर बैठे हैं और पीछे से पुलिस के जवान उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। सोशल मीडिया में इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि
कि T20 के मुकाबले में पाकिस्तान की जीत पर मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ी और जमकर आतिशबाजी की, जश्न मनाए, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों पर लाठियां बरसाई। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो यूपी का है, जहां योगी जी के शासन में पाकिस्तान के मैच जीतने के बाद जश्न मनाने वालों की जमकर पिटाई हुई है। इस वायरल वीडियो को लेकर लोग तमाम तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। पुलिस की इस पिटाई का वीडियो देख हमें भी हैरानी हुई। इसके बाद हमने इस वीडियो की सच्चाई जानने की कोशिश की। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे रिपोर्टर्स ने इस वीडियो को लेकर पड़ताल की। हमारी रिसर्च टीम ने घंटों इस वीडियो की पड़ताल की। हमने तकनीक की मदद से वीडियो के एक एक फ्रेम का मिलान किया, तब जाकर हमें कुछ खास सूचना हाथ लगी। वीडियो के एक हिस्से में एक दुकान एस दिन टेलर्स का बोर्ड नजर आया। इसके अलावा वीडियो के एक हिस्से में फ्रेंड शूज नाम की एक दुकान का भी बोर्ड दिख रहा है, जिस पर जबलपुर लिखा है। जबलपुर तो एमपी में है। हमने अपने एमपी के रिपोर्टर्स को इस बाबत फोन लगाया तो उन्होंने प्याज के छिलके की तरह इस वीडियो की सच्चाई से पर्दा उठाया। ये वीडियो ईद के दिन निकले जुलूस के बाद पुलिस की लाठीचार्ज का है। उन्होंने कहा कि उस दिन उनकी दुकान बंद थी। 19 अक्टूबर को ईद के दिन जुलूस का रास्ता मछली मार्केट से होते हुए सुब्बा सा मैदान तक तय था। संवेदनशील माने जाने वाले मछली मार्केट पहुंचने पर जुलूस में शामिल कुछ युवकों ने पुलिस का बैरिकेड हटाने की कोशिश की। वो जुलूस को दूसरे रास्ते ले जाना चाह रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका तो वो बहस करने लगे। इसी बीच कुछ लोग पुलिस पर जलते हुए पटाखे फेंकने लगे। उन्होंने पथराव भी शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। तमाम पड़ताल के बाद ये साफ हो गया कि ये वीडियो यूपी का नहीं जबलपुर का है। वायरल वीडियो का ये दावा कि पाकिस्तान की जीत पर मुस्लिम समाज के लोगों ने जश्न मनाया, जिसके बाद पुलिस ने यूपी में मुस्लिम समाज के लोगों पर लाठियां बरसाई का दावा बिल्कुल गलत है। वीडियो एमपी के जबलपुर का है। अब पुलिस ने कानून तोड़ने और उपद्रवी भीड़ को काबू करने के लिए एमपी के जबलपुर में बल प्रयोग किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और न्यूज उदय में यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ में जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज उदय, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की परेशानी बढ़ गई है। एनसीबी की विजिलेंस टीम के बाद अब मुंबई पुलिस भी वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच करेगी। इसके लिए 4 अफसरों की टीम बनाई गई है और ये टीम आर्यन केस में गवाह प्रभाकर के आरोपों की जांच करेगी। प्रभाकर ने वानखेड़े पर वसूली का आरोप लगाया है। अब कल भी पूछताछ चली थी और आपको बताते चले, ये कहा जाए कि अब इसके चलते समीर वानखेड़े की मुश्किल जरूर बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि अब उनके खिलाफ भी जांच की जाएगी। मुंबई पुलिस भी वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच करेंगे। नवाब मलिक ने जो एक के बाद एक कई आरोप समीर वानखेड़े पर लगाए थे, और सिर्फ नवाब मलिक नहीं बल्कि इसके बाद में जो प्रभाकर है, सैम प्रभाकर ने भी कई गंभीर आरोप समीर वानखेड़े पर लगाए थे। उसके बाद में एनसीबी के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो तो उनके अगेंस्ट लगे जो तमाम आरोप हैं उन पर तो जांच कर ही रहे, लेकिन अब मुंबई पुलिस भी समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच करेगी। और आइए बात करते हैं उस जरूरी मुद्दे की जिसे शायद अधिकांश भारतीय कोई मुद्दा ही नहीं मानता। मुद्दा निजता क्या यानी कि प्राइवेसी का है। इस मुद्दे की बात इसीलिए क्योंकि पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच का ऐलान कर दिया है। पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम आदेश आया और केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई। जासूसी की जांच के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आरवी रविंद्रन करेंगे। 6 सदस्यीय जांच कमेटी में 3 साइबर एक्सपर्ट भी शामिल हैं। कमेटी सारी चीजों का एग्जाम करेगी, देखेगी और अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी सुप्रीम कोर्ट में भी, और एक्शन भी लेने के लिए वो रिकमेंडेशन करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस कमेटी की रिपोर्ट से बाउंड होंगे, बाधित होंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक तरह से सरकार को झटका है। सरकार ने अपना एक्सपर्ट पैनल बनाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि सरकार की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा के सिर्फ बात करने से अदालत मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाने पर सरकार को हर बार छूट नहीं दी जा सकती।
अदालत ने यह कमेंट इसीलिए किया क्योंकि केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए एफिडेविट में ज्यादा डिटेल देने से इनकार कर दिया था। यूनियन ऑफ इंडिया ने एक लिमिटेड एफिडेविट दी थी जिसमें कहा था कि हम कुछ ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट किया। वो कहा कि वो सफिशिएंट नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जो पिटिशनर्स कोर्ट के सामने थे उनको पहली दृष्टि से उनके केस को उन्होंने मानने पाया और इसलिए उन्होंने कमेटी अपॉइंट की है। सर्वोच्च अदालत ने जांच का ऐलान तो कर दिया है, कमेटी भी बना दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक देती है। ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश में कमेटियां तो तमाम बनती रही हैं, पर उन कमेटियों से कुछ खास हासिल नहीं होता। कई बार तो जांच और रिपोर्ट सौंपने में इतना वक्त लग जाता है कि मामला ही ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो सवाल यही है कि क्या ये कमेटी समय पर सच सामने लाने में कामयाब होगी या इस बार भी वही होगा जो ज्यादातर मामलों में होता आया है। गौरव श्रीवास्तव, दिल्ली, टाइम्स नाउ, नव भारत। प्राइवेसी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन देश और यहाँ की सरकारें इसे बचाने को लेकर कुछ भी करती फिलहाल नजर नहीं आती, खासकर के तब जब इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में लोगों की प्राइवेसी और उससे जुड़े हुए डेटा पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा हो। वहाँ प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल दूसरे लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। यही कथ्य है, यही सत्य है, यही तथ्य है। जो भारतीय इंटरनेट और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनमें से ज्यादातर लोग प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ते ही नहीं। 2018 में CUTS इंटरनेशनल ने भारत में इंटरनेट और सोशल मीडिया यूजर्स पर एक सर्वे किया। इसका नतीजा चौंकाने वाला है। सर्वे के मुताबिक 80% यूजर्स प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ने की जहमत नहीं उठाते। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी बहुत लंबी होती है, इसे पढ़ने और समझने में लोगों को दिक्कतें पेश आती हैं। इसी सर्वे के मुताबिक 47% लोगों ने कहा कि वो प्राइवेसी पॉलिसी इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि ये बहुत लंबी होती है। 33% लोग इसे भाषा की वजह से नजरअंदाज करते हैं। 20% लोगों को दूसरी तरह की समस्याएं आती हैं। किसी बाहर की कोई कंट्री में बैठा हुआ साइबर सेल को ये हैकर्स या ऐसे लोग जो वहां से उस डेटा को स्प्रेड आउट कर रहे हैं, तो इन सब चीजों की ऑथेंटिसिटी जांच ले एक लेमैन पर्सन आप और हम, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो डेटा है उस डेटा को हम बिना जांचे नहीं शेयर करें। इतना ही नहीं, इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर भारतीय प्राइवेसी टूल्स के बारे में भी जागरूक नहीं है। CUTS इंटरनेशनल के सर्वे के मुताबिक गूगल क्रोम के इनकॉग्निटो मोड के बारे में 85% भारतीयों को या तो जानकारी नहीं है और अगर है तो वो इसका इस्तेमाल नहीं करते। दरअसल आपने भी इंटरनेट पर सर्च के दौरान गूगल क्रोम का इस्तेमाल किया होगा। गूगल क्रोम आपको एक ऐसी सुविधा देता है जिससे आप जो कुछ भी सर्च करते हैं वो आपकी सर्च हिस्ट्री में सेव नहीं होता। इसका इस्तेमाल खास तौर पर तब जरूर करना चाहिए जब आपका कंप्यूटर या मोबाइल एक से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। सर्वे में पाया गया है कि करीब 53% भारतीय ऐप सेटिंग के बारे में या तो नहीं जानते हैं और अगर जानते हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं करते। 84% लोग या तो कुकी ब्लॉकर्स के बारे में नहीं जानते या जानते हुए भी उसे ब्लॉक नहीं करते। दरअसल कुकीज आपकी लॉगिन आईडी, सर्च हिस्ट्री और ऑनलाइन शॉपिंग करने के दौरान कार्ट में डाले गए प्रोडक्ट्स और आपके इंटरनेट के इस्तेमाल से ऐसी जुड़ी जानकारियां अपने वेबसाइट और ऐप्स को मुहैया कराता है। इसे ऐसे समझिए कि आप इंटरनेट पर जो भी काम करते हैं उसका एक निशान छोड़कर जाते हैं। आपकी इसी निजी जानकारी का इस्तेमाल कंपनियां मार्केटिंग, प्रोडक्ट को बेचने और प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। लोगों के खिलाफ यह साजिश इसलिए होती है क्योंकि वो अपनी प्राइवेसी को लेकर जागरूक नहीं है। यही वजह है कि भारत में साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। NCRB के डेटा के मुताबिक भारत में 2020 में 50,035 साइबर क्राइम की घटनाएं दर्ज की गई। पिछले साल के मुकाबले यह करीब 12% ज्यादा थी। इनमें 4,047 ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड है, 1,093 OTP फ्रॉड, 1194 क्रेडिट या डेबिट कार्ड फ्रॉड, जबकि 2160 ATM से जुड़े फ्रॉड है। यह वो आंकड़ा है जो लोग बैंकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर केस दर्ज करवाते हैं।
देश में इस तरह की धोखाधड़ी के शिकार ज्यादातर लोग तो पुलिस के पास जाते तक नहीं। मतलब ये कि आंकड़ा बहुत बड़ा है और वजह सिर्फ एक है, प्राइवेसी को लेकर लोगों की लापरवाही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। बात लालू प्रसाद यादव की करते हैं। 2 साल से ज्यादा की सजा के कारण खुद कभी चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन लालू यादव ने लगभग 3 साल के बाद में पहली चुनावी रैली की। लालू ने अपनी खराब सेहत के बावजूद पार्टी का जोरदार प्रचार किया। इससे पहले नीतीश कुमार ने लालू के जंगल राज को याद करते हुए कहा था कि लालू सिर्फ गोली चलवा सकते हैं। अब रैली में लालू ने अपने ही स्टाइल में इसका जवाब भी दे दिया। ये लालू यादव के चुनावी कमबैक का पॉलिटिकल सीन है। तारापुर का मैदान आरजेडी कार्यकर्ताओं से पटा पड़ा था। लालू ने मंच संभाला और पहले ही शब्द से चुनावी एजेंडा फिक्स करने की कोशिश की। बोले, उपचुनाव सरकार बनाम जनता की है। ये लड़ाई सरकार वर्सेस जनता है, आवाम। सरकार वर्सेस जनता। 41 महीने बाद लालू की पहली चुनावी सभा थी, लेकिन तेवर वही, अंदाज वही, और जब सामने कार्यकर्ताओं का जोश था तो लालू जैसे मंझे नेता को रॉ में आने में वक्त कितना लगना था। सीधे निशाने पर नीतीश कुमार आ गए। नीतीश किसी का नहीं है। हमने उनका नाम पलटू राम रखा, पलटू राम। अब का नीतीश कुमार बहुत घबरा के गए हैं। धक्का, जनता के धक्का देख करके वो घबरा गए और भागे भागे पटना जाके उल्टा पुल्टा बोल रहा कि लालू यादव हमारा जान मरवा देगा। यही काम है लालू यादव का। लालू यादव तुम्हारा सरकार है, जान मरवा देगा। दरअसल नीतीश कुमार ने लालू की रैली से कुछ घंटे पहले ही गोली बंदूक की याद दिलाकर लालू के दौर की जंगल राज की याद दिलाई थी। इसका जवाब लालू ने तारापुर की चुनावी रैली में दिया। गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते। समझ गए? नीतीश कुमार के सरकार का हमने कहा कि विसर्जन हुआ है। विसर्जन का मतलब बोल दिया कि हमको मारने के लिए बोल रहा है लालू यादव। बोला कि आगे हमको गोली मार दे बोलते हैं नीतीश। हम कहा कि तुमको गोली मारेंगे, तुम अपने मर जाओगे। बिहार विधानसभा की 2 सीटें तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में आरजेडी ने पूरी ताकत झोंक दी है। जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जोरदार प्रचार कर रहे हैं। उपचुनाव नाक की लड़ाई बनी हुई है। चाहे वो तारापुर का चुनाव हो या कुशेश्वर स्थान का चुनाव हो, एनडीए प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगा। लोगों ने मन बना लिया है और खास करके जो व्यवसायी वर्ग है उसने देख लिया है लालू के राज को। सत्ता में है, मैंने सबसे बिहार में अगर सबसे ज्यादा कोई सुरक्षित है और सबसे ज्यादा अगर मैंने सिक्योरिटी फोर्स के में से घिरा हुआ है वो नीतीश कुमार हैं। तो नीतीश कुमार का जो भय है ये तो बोल ही रहा है, लेकिन नीतीश कुमार अपने सिस्टम को ही कितना कमजोर बता रहे हैं, कितना ये कर रहे हैं, वो भी इससे साबित होता है। यादव और कुशवाहा बहुल तारापुर विधानसभा क्षेत्र में वैश्य मतदाताओं का खासा प्रभाव है। ये सीट नीतीश कुमार की अति पिछड़ावाद की रणनीति की प्रयोगशाला रही है। जेडीयू ने कुशवाहा जाति से आने वाले राजीव कुमार सिंह पर अपना दांव लगाया है, जबकि आरजेडी ने पहली बार यादव और कुशवाहा समाज से हटकर वैश्य समाज के अरुण साव को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने राजेश मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस उपचुनाव के नतीजे से राज्य में सत्ता नहीं बदलने वाली, लेकिन यह उपचुनाव सत्ता की छवि को आंकने वाला जरूर माना जा रहा है। नीतीश कुमार चुनावी जीत दर्ज कर अपने हक में माहौल जरूर बनाना चाहते हैं। वहीं महागठबंधन के दोनों बड़े दल आरजेडी और कांग्रेस दोनों सीटों पर एक दूसरे को हराने के लिए वोट मांग रही है। ऐसे में पूरी संभावना है कि चुनावी नतीजे भविष्य के राजनीतिक फैसलों की कसौटी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।
झारखंड में एक तरफ जहां जनता परेशान है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे जनता में आक्रोश है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या है वो फैसला और इस फैसले पर क्यों नाराजगी है, क्यों सवाल उठ रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। झारखंड के मंत्री बंगले में रहेंगे और जनता गुर्बत में। झारखंड कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो फैसला लिया गया है, उससे मैसेज तो यही सामने आता है। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 11 मंत्रियों के लिए बंगला बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे पास कर दिया गया। झारखंड में 11 मंत्रियों का बंगला बनाने के लिए 70 करोड़ का फंड जारी कर दिया गया है। झारखंड की जनता तो सालों से परेशान है, हालात किसी से छिपे नहीं हैं। जनता की बात तो जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मंत्रियों के बंगले की सैर करवा देते हैं। एक बार आपको यह भी बता दें कि मंत्रियों के बंगले में कौन कौन सी सुविधाएं होंगी। सबसे पहले आपको ग्राउंड फ्लोर का मास्टर प्लान दिखाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर एंट्रेंस गैलरी, ड्राइंग रूम, लॉबी, गेस्ट रूम विद टॉयलेट, मास्टर बेडरूम स्वीट, डाइनिंग एरिया, यूटिलिटी एरिया, किचन विद ग्रोसरी, फैमिली लाउंज, मंत्री का रेसिडेंशियल चेंबर, मंत्री जी के लिए इनर ऑफिस और केयर टेकर का कमरा होगा। फर्स्ट फ्लोर पर फैमिली लाउंज, मास्टर बेडरूम, चिल्ड्रंस बेडरूम, पैंट्री, मल्टीपर्पज स्टोर, पूजा रूम, ओपन टेरेस और बालकनी होगी। 11 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में स्मार्ट सिटी के स्किल डेवलपमेंट पार्क में मंत्रियों के बंगले बनाने का निर्देश दिया गया था। बंगला तो मिल गया, लेकिन लगता है झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता को बंगले की खुशी नहीं है। हम लोग जो हैं, हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंगला फंगला हम लोग, आपको दिखता है कि बंगला उंगला में रहने वाले लोग हैं। हम लोग जो हैं गरीब गुर्बत लोगों की हिमायत करने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं। और चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं चढ़ूं देवों के भागे पर ईट लाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ानी जिस पर जाए वीर नहीं। तो हम लोग की ये आशा उम्मीद नहीं है कि हमको बड़ा बंगला मिले, गाड़ी मिले, शोहरत मिले, दौलत मिले। हम तो माँ भारती के वो संतान हैं कि जो माँ भारती की सेवा के लिए रात 12 बजे भी हम कोविड-19 के आईसीयू में घुसने का काम करते हैं। मंत्री जी ज्ञान तो देकर चले गए, लेकिन अगर जनता की सेवा करने का इतना ही दृढ़ निश्चय है तो हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, पहले वो देखिए। उन लोगों का घर बना है जिन्हें घर की जरूरत है। जिस जगह पर मंत्रियों का बंगला बनना है स्मार्ट सिटी कैंपस में, उस जगह से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर अभी रांची के धुरवा इलाके में, जहां सड़क किनारे झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, आप ये देख के समझिए कि जहां से मुख्यमंत्री और मंत्री जिन सड़कों से पार होते हैं, उसी सड़क के किनारे सैकड़ों लोग झोपड़पट्टी में बरसों से रह रहे हैं और इनको अभी तक पक्का मकान नहीं मिला है। बन्ना गुप्ता जी इस तस्वीर को जरूर देखिएगा, इन लोगों को जरूर सुनिएगा। अब मुख्यमंत्री महोदय के पास जाइए, उन्हें भी ये दिखाइए और बताइए कि हमें बंगला नहीं चाहिए, पहले इन लोगों को आशियाना दे दो। अब सोरेन सरकार ने बंगला बनाने का ऑर्डर दिया है तो बीजेपी चुप कैसे रह जाती, तुरंत हमलावर हो गई। सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी। इन्हें मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने पर विचार करना था, इन्हें गरीब कल्याण योजना पर ज्यादा खर्च करने पर विचार करना था, किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करना था। लेकिन इस सरकार की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें ये सारी चीजें नहीं है। राज्य सरकार पर बीजेपी प्रवक्ता का यह सवाल तो वाजिब है, लेकिन झारखंड में आज जो हालात है उसके जिम्मेदार आप भी हैं जनाब। पिछली सरकार आप ही की थी, आपको 5 साल तक मौका दिया गया था, लेकिन आपने भी कुछ खास नहीं किया है। कुछ आंकड़े देखिए। जुलाई 2021 में खनन फंड की राशि खर्च नहीं होने से सरकार का विकास प्रभावित हो रहा है। डीएमएफ फंड से मात्र खर्च हुए 3000 करोड़ रुपए। फरवरी 2021 में पाकुर फॉरेस्ट वर्कर्स का 9 महीने का वेतन पेंडिंग है। राज्य सरकार पर कुल वित्तीय खर्च 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है।
झारखंड में हर शख्स पर 23,000 रुपए का खर्च है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड 27वें नंबर पर है। हमने कहा ना कि डिटेल में पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे लगेंगे, ये आपको बता पाएंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, उनसे पूछिए। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि पैसे नहीं हैं, तो कहाँ कह रहे हैं कि पैसे हैं। और जैसे आज मंत्री के लिए आवास देने के बाद आने वाले समय में हमारे जो 81 विधायक उनके लिए बनेंगे, और हम चाहते हैं कि पारिवारिक सबका संपर्क हो, एक जगह रहेगा तो पारिवारिक संपर्क होगा। हमारी सरकार गरीब के वोट से हमारी सरकार का गठन हुआ है, तो निश्चित तौर पर हमारी जो फर्स्ट प्राथमिकता है गरीब का घर तो बन रहा है। 3 कमरे वाला है, 3 तो बनेगा, तो वेट कीजिए, वेट एंड वॉच। अभी कहाँ हुआ है समय। झारखंड के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि पैसे नहीं, ग्रामीण विकास मंत्री कह रहे हैं कि पहले मंत्रियों का घर बनेगा, उसके बाद विधायकों का भी। इतना ही नहीं, मंत्रियों के बीच पारिवारिक रिश्ते की बात की जा रही है, और सहयोगी कांग्रेस पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि विकास का काम हो रहा है, वेट एंड वॉच की बात कर रहे हैं। अब बात माने तो किसकी माने, क्योंकि साफ तौर पर इन तीनों के बयान में फर्क नजर आ रहा है। अब जहां तक विकास की बात है, तो टाइम्स नाउ नवभारत ने उसका भी रियलिटी चेक कर लिया। रांची के काटा टोली चौक पर अब ये मौजूद हैं, और इस चौक पर एक पुल बनना था, लेकिन पुल अब तक नहीं बन पाया है। झारखंड के 11 मंत्रियों के लिए बंगला बनाया जा रहा है, लेकिन खास बात है कि जो विकास योजनाएं जो अटके हुए हैं, ठप पड़े हुए हैं फंड के चक्कर में, उस योजनाओं पर सरकार का ध्यान नहीं है। झारखंड सरकार को ये सब दिख नहीं रहा है। शायद अगर दिख रहा होता तो सरकार को प्राथमिकता जरूर समझ में आती। वैसे राज्य में एक और बड़ी दिक्कत बेरोजगारी की है। पढ़े लिखे युवा खाली हाथ घूम रहे हैं, चंद पैसे कमाने के लिए मौके का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पैसे कहां जा रहे हैं? मंत्री जी के बंगले में। अब झारखंड सरकार खुद तय कर ले कि राज्य में रोजगार देना ज्यादा जरूरी है या फिर मंत्रियों को बंगला। किसानों की समस्या का समाधान करने की या फिर मंत्रियों की? प्राथमिकता मंत्रियों के बंगले की है या फिर गरीबों के आशियाने की? सोहन कुमार, रांची, टाइम्स नाउ नवभारत। चलिए अब बात करते हैं उस खादी की जिसे महात्मा गांधी ने विचार में तब्दील कर दिया था। दरअसल गांधी जी ने खादी को सादगी का विचार बनाया, लेकिन फैशन की अंधी दौड़ में खादी कहीं पीछे छूट गई। मोदी सरकार ने इस दिशा में काम किया तो उसका असर दिखने लगा। इसकी बानगी दिल्ली में हुए एक फैशन शो में भी साफ तौर से नजर आई। सादगी की पहचान खादी जब अपने नए अवतार में रैंप पर दिखी तो लोगों की नजरें ठहर गईं। आधुनिक फैशन की दौड़ में खादी का रूप ऐसा है कि हर कोई पहली नजर में ही इसे पहनने के लिए मचल उठे। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस मौके पर ऑल इंडिया खादी डिजाइनर कंपटीशन का आयोजन हुआ। उद्देश्य देश से ज्यादा युवाओं को खादी की तरफ आकर्षित करना था। आज खादी युवाओं का जो है परिधान बन रही है, और हमारी कोशिश है कि इस तरीके के जो इवेंट्स किए जाएं उससे ट्रेंडी डिजाइन्स हमारे पास आएं, और उसके साथ साथ हम खादी को और जन जन तक पहुंचाने का काम करें। परंपरागत खादी कलेक्शन की बात हो या फिर फॉर्मल वेयर डिजाइन, सब एक से बढ़कर एक। फैशन का नया पैमाना बन गया खादी। खादी में डिजाइन्स में खूबसूरती की संभावनाएं और बढ़ी हुई नजर आने लगी। बेहतर फैब्रिक कोई है नहीं। इट्स लाइट वेट, इतना हल्का सुंदर फैब्रिक जो हैंड स्पन हैंड वोवन है, इसको हमें आगे लेके जाना चाहिए, और ये हमारे भारतीय होने की सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, और इसको हमें ज़रूर आगे लेके जाना चाहिए और मॉडर्नाइज करके आज की युवा को इससे एक्वेंट करना चाहिए। कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल के शासन में खादी बदल गई है। खादी अब स्टाइलिश है और फैशन बाजार में अपनी उसकी जगह है। नए बदलाव के साथ मेन स्ट्रीम फैशन में इसकी अलग पहचान है, और इस बदलाव में प्रधानमंत्री की सोच अहम है। साल 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी समेत दक्षिण अफ्रीका, चीन, रूस और ब्राजील के नेताओं ने खादी की जैकेट पहने थे।
इस यादगार तस्वीर को कौन भूल सकता है। कि आजादी के पहले खादी फॉर नेशन, आजादी के बाद खादी फॉर फैशन। लोग हैरान थे कि खादी कैसे फैशनेबल हो सकती है, खादी कपड़ों का फैशन शो कैसे हो सकता है, और कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि खादी और फैशन को एक साथ ले आए। साथियों, इसमें मुझे बहुत दिक्कत नहीं आई, बस सकारात्मक सोच ने। खादी और चरखा हमारी आजादी की लड़ाई का कितना प्रमुख हिस्सा रहे, ये बताने की जरूरत नहीं। गांधी जी ने खुद तो खादी पहना ही, पूरे देश को खादी पहनाया। खादी महज कपड़े भर का नाम नहीं, गांधी जी ने इसे जीने के तरीके और सादगी से जोड़ा, भारतीयों की पहचान से जोड़ा। आजादी से पहले ये आम लोगों की पहली पसंद और आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनी, पर आजादी के बाद ये सत्ताधारियों और खास लोगों का प्रतीक बनकर रह गई। लेकिन कोई शक नहीं, खादी बदल गई है और इस बदलाव के साथ खादी को लेकर सोच भी बदल रही है। अमित गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इसी के साथ न्यूज़ उदय में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं।